नाम दूसरी इंडस्ट्री जो है वो फॉरेक्स है, और इसके अंदर रिस्क पहली वाली से ज्यादा और काफी ज्यादा, ढेर सारा। पहली वाली में भी है लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा। और उसके बाद जो तीसरी इंडस्ट्री है दैट इज द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो उस तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके अंदर स्कोप है और जिसमें बहुत बड़ी सक्सेस भी बन सकती है। यहाँ पर अभी चूंकि रिवाज ये है क्योंकि ये भी ग्रे लाइन इंडस्ट्री है। अभी ये ग्रे लाइन का मतलब ये है कि अभी उस तरह से लेजिटिमेट नहीं है। अगर आप $2 लाख कमा लें क्रिप्टो करेंसी से, तो आपको अपनी कंट्री को ये समझाना एक काम है कि मैं $2 लाख किस तरह कमाए हैं। वो उसके लिए रेगुलेशंस नहीं बने, उसके लिए सारे चैलेंजेस हैं। तो बाज का लोग अपनी मनी डिक्लेयर भी नहीं करते क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लेकिन जहां जहां पर रेगुलेशन हो चुकी है वहां पर लोग डिक्लेयर भी करते हैं। पीपल नोज दैट कि यूएस के अंदर या जो है इस तरह के कंट्रीज हैं जहां पर रेगुलेशंस किसी हद तक बन चुके हैं, 100% वहां पर भी नहीं है, लेकिन उन रेगुलेशंस की मौजूदगी में लोग प्राउडली डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ जी, क्रिप्टो के अंदर इस बंदे की वर्थ जो है $5 बिलियन है, $10 बिलियन है, $5 मिलियन है, $10 मिलियन है, $2 मिलियन है, $5 लाख है। वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उनके लिए वो फैसिलिटी मौजूद है कि वो अपने टैक्सेस पे करके अपनी उसको जो है वो जो अर्न करते हैं उससे डिक्लेयर कर सकते हैं। एनीवेज, तो 3 इंडस्ट्रीज हैं। तो कल के टॉपिक में हमने इसको समेटा और फिर हमने साथ ये कहा कि जब 2 इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज होती हैं तो और चीजें बड़ी हो जाती हैं, मतलब बहुत बड़ी हो जाती हैं। और उसकी एग्जांपल में फिर हमने एक एग्जांपल ये ली कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या रेफरल मार्केटिंग करते हैं तो उस इंडस्ट्री का अपना एक पोटेंशियल है, और उसके साथ जब हम क्रिप्टो करेंसी को ऐड कर देते हैं एज ए प्रोडक्ट तो फिर और बड़ा स्कोप हो जाता है उसका। तो इस तरह ये जो है कल की हमारी डिस्कशन थी, और बेस्ड ऑन द फीडबैक जो है आज के दिन के अंदर हम उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, उसको और कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये बताना और समझना जरूरी है कि इसकी रेलेवेंस क्या है, हमारे इस टॉपिक की हमारे बिजनेस के साथ रेलेवेंस क्या है, कि ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन मार्केटिंग या ब्लॉकचेन एंड मार्केटिंग जो है इसकी हमारे साथ रेलेवेंस क्या है। तो इसकी 2 रीजंस हैं बुनियादी तौर पे जो इसकी रेलेवेंस बनती है। सबसे पहली तो ये है कि नॉलेज इज पावर। ये हम इसको मानना पड़ेगा। इन द 99% केसेस ऐसे ही है कि नॉलेज इज पावर, सिवाय इसके कि मैं खुद ही अक्सर बताता हूं। मैंने एक जो है वो सीरीज आपने भी देखी होगी, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीन है कि एक आदमी किसी उस प्रिंसेस से मिलने आता है और उसे कहता है कि उसे कोई डील ऑफर करता है। तो वो कहती है कि मैं क्यों डील लूं। तो वो कहता है कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है इस चीज का, और नॉलेज इज पावर। उसने ये डायलॉग कहा तो प्रिंसेस ने अपने गार्ड्स को बुलाया और कहा इसे मार दो। और जब उसे पकड़ लिया, उसे मारने लगे, कहती रुक जाओ। फिर उसे बताती है कि पावर इज पावर। तो पावर होती है, नॉलेज एक अलग तरह की पावर है। लेकिन हमारे बिजनेस में जो कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता है कि डेफिनेटली 99% से ज्यादा, जैसे हम अक्सर अपनी जिंदगी में ये बात करते हैं ना कि यार पैसा सब कुछ नहीं होता, वी कैन से इट वेरी इजीली, लेकिन जब हमें 2 मिनट गुजरते हैं हम रियलाइज करते हैं कि पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। तो वो कंपलसरी चीज एक बन चुकी है। इसी तरह ये है कि नॉलेज इज पावर, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। और उसकी वजह क्या है कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझसे किसी ने परसों, एक मेरे दोस्त ने पूछा यहाँ पर कि मैं सेल्स कैसे करूं, ये उसका सवाल था। और उसकी वजह बताई कि आई एम शाय और मुझे बात समझानी नहीं आती, करनी नहीं आती। तो मैंने उसे एक एग्जांपल दी, और ये बिल्कुल एक्चुअल और ट्रूथ एग्जांपल है। मेरे एक दोस्त हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं और सॉफ्टवेयर में वो सॉल्यूशंस बनाते हैं। ईआरपी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी अगर आपका कोई फैक्ट्री है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी कि आपके कितने एम्प्लॉइज हैं और उन एम्प्लॉइज की कितनी सैलरीज हैं, और आपका प्रोडक्शन कितनी है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, आप कितने पैसे कहाँ लगाते हैं, ताकि जो कंपनी का ओनर हो वो एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है उसे पता लग रहा हो कि आज की मेरी परफॉर्मेंस क्या है, आज मैंने कितना कमाया है और कितना नहीं कमाया, कितना मेरा क्रेडिट गया है, कितना नेट आया। पूरा एक सॉल्यूशन बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है जो आपको हेल्प करता है। आपका पूरा बिजनेस सिमट के आपके पास उस सॉफ्टवेयर में आ जाता है।
तो वो इस तरह के सॉल्यूशंस बना के दे रहा है, बचपन से ही दे रहा है, मतलब कम से कम कोई 25 के साल से वो प्रैक्टिकल लाइफ में, और तब से ये, और वो सर्टिफाइड है उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट से, उसको सर्टिफिकेशन भी मिली थी भले वक्तों में। तो मुझे कोई 1-2 साल पहले मुझे उसकी कॉल आई, कहता कैसे हैं, ठीक ठाक है, मैंने कहा सब अच्छा, कहता मुलाकात करते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात का प्लान कर लेते हैं। 1-2 दिन में फिर उससे मुलाकात करने के लिए चला गया मैं। तो उस मुलाकात के अंदर जो है वो अपनी किसी फैक्ट्री में उस वक्त था, और उस मीटिंग के अंदर उसने मुझे कहा कि मैं, आपको पता है कि ईआरपी सॉल्यूशंस बनाता हूं, यहाँ पर मैं आया, कोलगेट पॉमोलिव के उस वक्त ऑफिस में था, कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं इनकी जो है वो, इनको भी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और मल्टीपल कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं सोल्यूशन। मेरे जहन में एक आइडिया है, उसने कहा कि वो आइडिया ये है और मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ, ही टोल्ड मी दिस, कि जी मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो मुझे आइडिया भी आपने देना है कि क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। मैंने कहा जी बताएं। तो उसने कहा कि मैंने जो है वो प्लान ये किया है कि मैं फ्यूचर के अंदर अपने जो ईआरपी का सोल्यूशन, जितने भी मैंने जिंदगी में बनाए हैं ना पिछले 20-22 साल के अंदर, 25 साल के अंदर, जो मेरी लर्निंग्स हैं, उनको इकट्ठा करके मैं एक ऐसा सोल्यूशन बना रहा हूं जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज होंगी, ये सारे फीचर होंगे जो अलग अलग करके मैंने मुख्तलिफ कंपनीज को बना के दिए। यानी इंप्लॉइज का रिकॉर्ड भी होगा, ये भी रिकॉर्ड होगा, अटेंडेंस वाला भी बीच में ही होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बीच में होगी, मार्केटिंग भी बीच में होगी, उस बंदे के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी मैंने अलग से बना दूंगा, इस तरह करके कि वो वाकई ऐसा एक बहुत ही एक सॉफ्टवेयर इस तरह का बन जाए कि दुनिया की हर कंपनी की विश हो के यार ये हमें मिल जाए। और ये उसका 20 साल की उस मेहनत का निचोड़ था, जो उसने 50 कंपनियों को डिफरेंट चीजें बनाकर दी थी, उनका एक मर्जर वो बना रहा था। उसने मुझे डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये इस तरह से काम करेगा, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था ईआरपी सॉल्यूशंस का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, सही कह रहे हो, ये तो हर एक की जरूरत है, ये तो एक शॉपकीपर को भी चाहिए होगा और ये किसी बड़े बिजनेसमैन को भी चाहिए होगा। और जितनी आपने डिटेल डाल दी है, अगर मतलब देखा जाए तो तकरीबन दुनिया के हर आदमी को, हर बिजनेसमैन को, एक स्कूल को भी इसकी जरूरत रहेगी, कितनी फीसिस कलेक्शन होती हैं, कितने बच्चों को जाते हैं, तो रजिस्टर और ये सब कंप्यूटराइज में उतना अच्छा नहीं है जितना आपने इसको इस तरह से बना दिया है कि सिर्फ डाटा इनपुट करें और वो आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था कि इस तरह का फिल्टर भी लग सकता है, कि मुझे ये भी पता लग जाए कि मेरी बच्चों की जो स्कूल में है उनकी एज रेंज कितनी है, उनके जो है वो मतलब बहुत सारी डिटेल्स थी। मैंने कहा चले अच्छा है। कहते मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया है, आई एम लुकिंग फॉर द फंडिंग फॉर द मार्केटिंग। तो हम एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं, तो इस वजह से ये चीजें उसको भी पता थी कि मार्केटिंग की बड़ी अहमियत होती है। तो कहने लगा कि इसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना, मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए, एक्चुअली 1 करोड़, और मैं सोच रहा हूँ कि ये 1 करोड़ रुपए जो है वो किस तरह से कलेक्ट करूं ताकि मार्केटिंग पे लगे। तो मेरे जहन में लगा आया शायद मुझे कहेगा कि यार आप मेरे साथ आ जाएं, ऐसे वैसी को बात करेगा। तो उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि मैं 1 करोड़ रुपए के लिए ना 100 रुपए के, 100 रुपीस के जो है वो शेयर्स बना देता हूं। ऐसा नहीं कि वो मार्केट के, स्टॉक मार्केट के शेयर्स नहीं, एक शेयर मतलब एक हिस्सा बना देता हूं, एक पॉइंट। ये वाक्य आपने तवज्जो से सुना है ताकि आपको ये बात समझ में आए। तो उन्होंने कहा मैं इसको जो है वो पॉइंट्स बना दूंगा। तो अगर मैं 100 रुपए का एक पॉइंट बनाऊं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अगर अपने 10,000 1,000 शेयर होंगे तो 1 लाख रुपए बन जाएगा 100 रुपए के हिसाब से, और 10,000 शेयर होंगे तो 10 लाख बन जाएगा, और 1 लाख शेयर होंगे तो करोड़ रुपया बन जाएगा। तो मैं 1 लाख शेयर बना देता हूँ, या मैं बड़ा शेयर कर देता हूँ, एक शेयर की प्राइस जो है वो 1,000 रुपया रख दूंगा, जिसका मतलब ये है कि 1,000 रुपए का एक शेयर हो तो 100 शेयर्स में लाख रुपया बन जाता है, और 10,000 शेयर्स में करोड़ रुपया बन जाता है। तो उसने कहा मैं 10,000 शेयर्स बना दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं थोड़ी सी वर्किंग करूं तो ये लोग ये शेयर्स ले लेंगे। मैंने कहा लोगों को इस शेयर का क्या फायदा है, क्योंकि ये तो कुछ स्टॉक मार्केट के शेयर्स नहीं होंगे। तो उसने कहा स्टॉक मार्केट के शेयर नहीं होंगे, लेकिन मैं एक वेबसाइट बना दूंगा जिसके ऊपर जो है लोग इसके लोगों को मेरी कंपनी का पूरा प्रॉफिट भी दिखेगा, हमारे क्लाइंट्स कौन से हैं, वो क्या क्या उनके बिजनेसेस हैं, और हम उनसे कितने पैसे लेते हैं। और मैं ये सॉफ्टवेयर जो है बेचूंगा नहीं, बल्कि ये मंथली रेंट के ऊपर दूंगा। यानी मैं पहले सॉल्यूशंस अपने बेच दिया करता हूं, बाद में सर्विसेज के पैसे लेता हूं, लेकिन ये बेचूंगा नहीं सॉल्यूशन, इसको मैं एनक्रिप्ट करूंगा, इसको इतना सिक्योर
करूंगा, कोई इसका रेप्लिका ना कर सके, इसको कॉपी ना कर सके, और उसके बाद जो है वही मैं दूंगा रेंटल मंथली बेसिस के ऊपर दूंगा इसको, कि मंथली या ईयरली लोग मेरे से ले सकें। तो जब उसने सारी चीज बताई और फिर उसने एक रफ आइडिया कैलकुलेट किया, उसका रफ कैलकुलेशन ये बताता था कि उस बिजनेस के साथ जिसकी मार्केटिंग के लिए उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो महीने के 2 करोड़ रुपए कमा सकता था वेरी इजीली बेस्ड ऑन हिज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। और मैंने कहा यार है भी तरह शरीफ आदमी, मैंने कहा यार दिस इज गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया, करो तुम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही मैंने उसे पता क्या कहा, मैंने कहा आप 1,000 शेयर्स मेरे जिम्मे लगा दें, यानी 10 लाख रुपए आप समझे, आप आपके 10, मैंने कहा आपके 1,000 शेयर्स बिक गए। कहता क्या मतलब? मैंने कहा आपने अभी साइट भी नहीं बनाई, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, आप बस कागज पे लिख के मुझे दे दें कि जी 1,000 शेयर्स मेरे हैं और 10 लाख रुपए आप मेरे से कल ले लें। अब आप सोचिए जरा, उसने तो मुझे बेचा भी नहीं, उसने क्या किया भला? उसने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट मुझे दिखाई और अपनी प्रोडक्ट का पोटेंशियल मुझे समझाया, और उस पोटेंशियल को समझते हुए उसने कहा ही नहीं, वो चाहता ही नहीं, लेकिन मैंने कहा कि भाई तू इस 10,000 शेयर्स में से तेरे 1,000 शेयर बिक गए, ये तेरे सामने जो बंदा बैठा ना, इसने 1,000 शेयर ले लिए, तो अकाउंट नंबर भेजिए और 10 लाख रुपए तुझे ट्रांसफर हो जाएंगे, ये 1,000 शेयर मेरे हो गए। अब हुआ क्या? हुआ सिर्फ ये कि उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल के बारे में, मुझे उस प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है, उसे इस प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है, और सारा कुछ मुझे जेन्युइन लगा, रियल लगा कि प्रोडक्ट बन चुकी है, प्रोडक्ट के अंदर पूरा पोटेंशियल मौजूद है। तो सिर्फ ये समझने की देर थी। मुझे कोई प्रपोजल दे तो मैं शायद उसको 5,000 रुपए भी ना दूं कि भाई तू ले जा अपनी प्रपोजल, ये तो फजूल है, लेकिन उसने अपना प्रोडक्ट समझाया तो प्रपोजल देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये जो सेल है बेसिकली, ये इसलिए ये हमने बात इसलिए आज की है कि जब हम हमारा जो टॉपिक है वो नॉलेज गेन करने का टॉपिक इसलिए रखा है कि जहां हमारे पास नॉलेज होगा वहां अल्टीमेटली हमारी सेल्स इंप्रूव कर जाती हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे वो इंप्रूव कर जाएगी बेस्ड ऑन द नॉलेज वी प्रोवाइड। आपने देखा कि एक सेल्समैन जो है वो डॉक्टर को गाइड करता है कि ये एक फार्मास्यूटिकल सेल्समैन की बात कर रहा हूं कि ये एक प्रोडक्ट है, ये जिस तरह वो केमिकल जाकर के बॉडी में रिएक्शन करता है, ये वाला उसका एंटीनोड बनता है और ये इस तरह से रिएक्ट करता है कि ये बंदे को प्रोटेक्ट कर लेता है, उसका इम्यून बेहतर कर देता है, या ये करता है वो करता है, जो भी उसके पास बात होती है करने के लिए, वो नॉलेज होता है। वो नॉलेज वो होता है कि पीएचडी करके 20 साल प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर इस तरह हाँ में सर हिला रहा होता है कि तुम ठीक कह रहे हो, और फिर वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दो बातें वो भी बताता है जो बिल्कुल नई नई कहीं से किसी रिसर्च में साबित हुई होती हैं, और डॉक्टर ने वो भी नहीं पढ़ी होती, क्योंकि वो तो बिजी होता है मेकिंग मनी नॉर्मली। तो वो कन्विंस्ड होता है कि बच्चा भी ठीक है, इसका नॉलेज भी ठीक है, इसकी कंपनी की प्रोडक्ट भी ठीक होगी, और बाकी चलो अगर तो मार्केटिंग प्रपोजल भी दे दे साथ तो माहौल बन जाता है और प्रोडक्ट बिक जाती है। तो इस तरह हमारे पास जो नॉलेज होना है, ये हमारे टॉपिक्स की एक सीरीज है, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है, एक कॉइन जो है, वो उसके बनने से लेके, उसके मार्केट होने से लेके, उसकी यूटिलिटीज क्रिएट होने तक, और फिर उसके बाद उसकी जो है वो कामयाबी किन किन तरीकों से होती है या किन किन तरीकों से हो सकती है। फिर एक्सचेंजेस के मॉडल के ऊपर कि एक्सचेंजेस किस तरह से काम करती हैं, कि एक्सचेंज के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसकी लाइसेंसिंग का क्या बेनिफिट्स होते हैं, बगैर लाइसेंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए उसको कौन कौन सी शील्ड्स लगानी पड़ती हैं, सिक्योरिटी कितनी रखनी पड़ती है, उसके लिए तमाम चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये टॉपिक्स हमें ये हेल्प आउट करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानें। जितना अच्छा हम जानेंगे, हमें किसी को गाइड या कन्विंस करने की जरूरत नहीं, जस्ट शेयरिंग करनी है। जैसे हम शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इंप्रूव कर जाएगा, वो बेटर हो जाएगा। तो दो रीजन से हम इस सीरीज पे या इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो रेलिवेंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की, जिसमें पहली रीजन मैंने बताई कि हमारे पास नॉलेज होगा तो हमारे लिए काम करना आसान होगा, और दूसरी रीजन ये होगी कि हमें ये समझने में सहूलत मिलनी चाहिए
कि हमारे यहाँ प्रोग्रेस क्यों स्लो है। हमें पता है कि कंपैरेटिवली बीएफआईसी, ब्लॉकचेन और इसके रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोग्रेस अ बिट स्लो है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो नेटवर्क से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अलावा तो कंपेयर किसी से किया नहीं जा सकता, यू नो इट। क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो किसी और बैकग्राउंड से आते हैं, किसी और चीजों के साथ आते हैं। यानी जो विटालिक है, वो इथेरियम का फाउंडर है, वो किसी और बैकग्राउंड से आया है, तो उसे विटालिक, उसने इथेरियम और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और उसका सारा आइडिया क्रिएट किया है। लेकिन जब आप नेटवर्क से या एफिलिएट मार्केटिंग के बैकग्राउंड से आते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पास थोड़ा सा आपको चैलेंज इस फेस करना पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ जहां जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, ये जो प्रोग्रेस है वो कंपैरेटिवली स्लो है, उसकी वजह भी हमें समझ आएगी अगर हमें ये नॉलेज ये वाला मिल जाएगा। ये नॉलेज ये बताता है कि जब आप कोई भी चीज, अगर आपको प्रोमिनेंट होना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ता है। ये सारी स्टोरी की खुलासा ये है। यानी मिसाल के तौर पे आप हाईवे पे जा रहे हो और ड्राइव कर रहे हो, बड़ी स्पीड पे हो, 100 की स्पीड पे भी हो, लेकिन आप यकीन रखिए इस बात का कि अगर आपको अचानक सड़क किनारे 10 गायें नजर आ जाएं, तो आप शायद गौर से देखेंगे भी नहीं, गौर से भी नहीं देखेंगे कि हाँ ये गायें खड़ी हैं, भैंस खड़ी है, ब्लैक कलर की नॉर्मल होती हैं, भैंस खड़ी है, आप देखेंगे भी नहीं, आपके लिए नॉर्मल है, इट्स रूटीन, यार वो यहाँ घूम फिर रही, कहीं किसी खेत से आई होंगी। लेकिन अगर आप 120 की स्पीड पे भी हो और आपको पर्पल कलर की 10 गाय खड़ी नजर आए, भैंसें खड़ी नजर आए, आपको जो है वो मुड़ के देखना पड़ेगा। आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे क्योंकि आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। पिंक कलर की नजर आए, आप मुड़ के देखेंगे, दोबारा देखेंगे एक बारी कि वाकई में ये जो है वो कोई भैंस है। यू हैव टू सी दैट, टर्न बैक करके। तो आपको जब कोई प्रोमिनेंट होना है तो आपको कुछ ऐसी चीज, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रोडक्ट देना पड़ती है जिससे आप प्रोमिनेंट हो। उसके लिए आपको कुछ रूटीन से हटके करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिसमें जाहरी तौर पे शायद आप लोगों को बेवकूफ लगते हो। जाहरी तौर पे हो सकता है आप लोगों के लिए, आप लोगों को लगे कि यार आप तो बस ऐसे ही टाइम जाया कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी कोशिश ये कर रहे होते हैं कि आप अपना कोई प्रोडक्ट जो है इस तरह का दें जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन ना आ सके। तो ये इंफॉर्मेशन जो हम डिस्कस करते हैं, ये नॉलेज लेते हैं, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि बीएफआईसी की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है जो बजाहिर कई लोग कह देते हैं ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बनी नहीं रही, कह देते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं, अपने भी कह देते हैं, बाहर वाले भी कह देते हैं। तो हम जब इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जब इस टॉपिक पे नॉलेज लेंगे, तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल लोग किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और इनोवेशन फैक्ट्री या बीएफआईसी की ब्लॉकचेन जो है वो क्या करने के लिए जा रही है। तो फिर हमारे लिए वो डिले समझना आसान हो जाएगा। डिले सिर्फ इस वजह से नहीं है कि टेक्नोलॉजी डिफरेंट सोची हुई है या चीजें अलग से सोची हुई हैं, सिर्फ ये वजह नहीं है, उसकी दूसरी वजह भी आपको पता ही है कि चैलेंजेस है टेक्निकल, जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो है, जो आपको एक फुल एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है, वो ग्रेजुअली बन रही है, डे वन में नहीं थी इस कंपनी के पास। और वो बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज होता है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और आपकी क्या रिक्रूटमेंट किस तरह से, आपका स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, तो फिर जाकर के वो डेवलपमेंट होती है। तो अभी मैं माइक देने लगा हूं। मैंने एक तो भाई से पूछना है जिनका मैंने अभी नाम लिया था, उनसे पूछना है कि वो अपने नाम के साथ लिखते हैं तो ऐसा क्यों है। जैसे वो उन्होंने लिखा था बिहारी, तो वो बिहार से थे। तो रमाकांत यादव जी जो हैं, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। रमाकांत यादव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो फिर अपने आप अनम्यूट दीजिएगा। और फिर एक सवाल है जिसका आपने जवाब देना है, बल्कि दो पूछूंगा मैं आपसे, अगर आपने अपने आप को अनम्यूट किया तो। मैंने आपको अनम्यूट दिया है। रमाकांत यादव जी, अगर आप सुन रहे हैं, आपने हैंड रेज भी कर रखा था, तो मैंने आपको अनम्यूट दिया है। अगर आप बोल सकते हैं तो बताइएगा। वैसे आपका टाइम वहां पे शायद 10 बज रहे हैं रात के। अगर आप बोल सकते हैं तो दीजिए, बोलिएगा, अदरवाइज फिर मैं किसी और को माइक दे के उनसे पूछूंगा। और
चले, आपको कोई दिक्कत है? मंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। मंजीत जी, आपको मैं अनम्यूट दे रहा हूं, और ये मैं चाहूंगा कि मुझे आप डीमोटिवेट ना करें सारे लोग, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि मुझे पता लगता है कि मेरी नॉर्मल मीटिंग जो होती हैं वन वे ही होती हैं। आई डू नॉट लिसन टू अदर्स, आई जस्ट स्पीक। ये मॉडल ऐसा बना होता है जिसमें अब बाकी सारे बोल ही नहीं सकते। वो डिजाइन इस तरह से होती है मीटिंग के, जिसके अंदर आप माइक नहीं शेयर कर सकते और आप सिर्फ जो है वो सुन सकते हैं। तो अभी मैंने मौका दे रहा हूं, अगर आप में से कोई अनम्यूट एक्सेप्ट करता है तो फिर मैं जो हूं वो आगे। तो मंजीत सिंह जी ने भी जो है वो अनम्यूट को एक्सेप्ट नहीं किया। नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई अगेन। तो हमारे साथ हैं अरविंद कुमार रावत हैं। अरविंद जी, आपको मैं दे रहा हूं अनम्यूट। बिल्कुल मैं एनाइनमस दे रहा हूं, मेरी पहले बात भी नहीं हुई, तीनों भाइयों में से कभी किसी से बात नहीं हुई। तो अरविंद कुमार रावत जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी मैंने अनम्यूट दिया है। आप जो है वो दो सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूंगा, फिर हम उसके बाद अपनी मीटिंग को कंक्लूड कर देंगे। और हो सकता है कि मैं आपको ये भी इजाजत दे दूं कि आप भी मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो वो, अगर आप मेरे से आप एक क्वेश्चन, आप लोगों में से भी कोई मेरे से कर सकता है। अगर आप में से क्वेश्चन करेगा तो आई विल ट्राई टू आंसर माई बेस्ट। उस क्वेश्चन का आंसर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप जो है वो मेरे से मैं आपसे पूछूंगा तो आपने भी उसका आंसर करना है। तो ठीक हो गया। और रावत जी भी अवेलेबल नहीं हो पाए, क्योंकि लोगों को, मेरे भाइयों को जो है नॉर्मली इस चीज की आदत नहीं है, क्योंकि वो अनम्यूट मैं देता नहीं हूं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है, एक आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं और एक मैं आपसे पूछना था, इसलिए मैंने बेसिकली किया। राधे श्याम निषाद है हमारे साथ। राधे श्याम निषाद, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप अपने आप को बात करिए। जी, राधे श्याम जी ने अपना अनम्यूट किया है। कैसे हैं राधे श्याम निषाद जी? जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया है, दुआ है सर आप लोग का। सर मैं इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में खुश हूँ, आज भी खुश हूँ, तभी भी खुश सर, और आगे भी खुश रहूंगा सर। यार क्यों खुश हैं? इधर बाकी खुशी नहीं कोई, आप अकेले ही खुश हैं? एक मिनट ठहरिएगा, कोई जल्दी नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि जी ये बताइएगा कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश से सर। उत्तर प्रदेश, सर मैं गोरखपुर से हूँ सर। जी गोरखपुर से हैं आप? यूपी सर, गोरखपुर जी सर। प्रोविंस है, सूबा है, या यूपी सूबा है? बेसिकली प्रोविंस तो यूपी है और ये सिटी है गोरखपुर। गोरखपुर सिटी से ही सर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा गोरखपुर, अपना राधे श्याम जी, एक तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बिजनेस के हवाले से, या जैसे भी आपका दिल करे कोई एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और मुझे भी आपसे फिर एक सवाल पूछना है। तो पहले आप पूछेंगे या पहले मैं पूछूं? आप पूछिए सर। अच्छा चले, मेरा आपसे पहला सवाल ये, आपने आते ही कहा यार मैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हूं और बड़ा खुश हूं। अच्छी बात है, मुझे सुन के अच्छा लगा। आई हैव हैप्पी फीलिंग्स के हमारे भाई खुश भी हैं। पहला सवाल ये मेरा आपसे यही है कि आपने अपनी लाइफ के हवाले से क्या गोल सोच रखा है? आपकी एज कितनी है? जी सर, मैं 33 साल उम्र है सर। 33? यार आप तो बहुत यंग है, आप छोटे मेरे से। अच्छा 33? जी सर, जी सर, जी सर 33। तो ये बताइए कि आपके पास तो जो है वो पूरा भी लंबा लाइफ, आपकी उम्र दराज करे परवरदिगार। तो ये बताइए कि जो है वो लाइफ गोल कोई सेट कर रखा है कि जिंदगी में यार ये मेरा लाइफ गोल है? जी सर, जी सर, सपना बहुत बना रखा है कुछ के नहीं? बना अच्छा, सकता हूं क्या है बताना चाहेंगे? बता सकते हैं? सुन रहे हैं हमारे पास ये तकरीबन कोई 2,500-3 हजार लोग सुन रहे हैं। जी जी सर, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ सर। मैं ये मेरा गोल सपना है सर, इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में से आया हूँ। मेरा सपना ये है सर कि बड़ा मेरा घर होगा, बड़ा पहचान होगा, और लोग में अपनी पहचान इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री का अपने आप को पहचान नई दुनिया के अलग बनाना चाहता हूँ सर। इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री मेरा सोच दिया है सर, और कोई नहीं दिया है सर। ठीक। और गोल घर, बड़ा घर, गोल से मुराद फिर मुझे बड़ा घर समझ आया सिर्फ अभी। जहाँ घर है सर, मेरा सर, मेरा समाज में पहचान हो सर, लोग हमको भी जाने कि हाँ इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री किया है राधे के साथ। हाँ ठीक हो गया। इतना बड़ा सोचा उम्मीद से ज्यादा सोचा सर, मैं कह नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री मुझको उम्मीद दिया है सर, उम्मीद पे मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा सर। फैक्ट्री भी रहेगी, हम भी रहेंगे। बिल्कुल सही, चलें, जबरदस्त है। तो आपकी जो उम्मीद है वो आप ये चाह रहे हैं कि लाइफ गोल जो था आपका, वो आपने इनोवेशन फैक्ट्री से जोड़ दिया है, मैं जो समझा हूं कि आपकी उम्मीदों का मरकज जो है
आपने ऐसा बोला है। नॉर्मली लाइफ गोल में हम आम तौर पे अपने गोल को डिफाइन कर लेते हैं और जैसे भी हो जाए, हमें नॉर्मली ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है और जैसे भी हो मैं हर सूरत में करूंगा इन एवरी केस। और लेकिन आपने इस लाइफ गोल को कनेक्ट किया है, मैं अगर सही के समझाऊं तो आपने कनेक्ट किया है कि यार मेरी लाइफ के अंदर अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो मैं इनोवेशन फैक्ट्री से ही करना चाहता हूं, ये ऐसा आपने सोचा है? जी सर, मैं बिल्कुल दिन में 24 घंटा एक दिल की तरह मैं उसमें प्रवेश करता हूँ सर, इनोवेशन फैक्ट्री अपने दिल में। अच्छा जी, ठीक हो गया, तो जबरदस्त है। और तो ये आपका लाइफ गोल है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका लाइफ गोल कब से है इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, कब से हैं? मैं कब से? अच्छा, आपकी आवाज कट गई है मुझे, सॉरी रिपीट करेंगे? वाईफाई दे बाबू। अच्छा ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि मेरे से पुराने हैं तो आप समझ आ जाएगी। जी सर, 1.5 साल हो गया सर, 1.5 साल से ऊपर हो गया सर। 1.5 साल, अच्छा फिर मेरे साथ ही आए आप, ठीक है, ओके हो गया, बिल्कुल सही। चले, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास हो और मेरे से पूछना चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं। जी सर, मैं आपसे बहुत मोटिवेशन रहता हूँ सर, आपकी जब बात सुनने के लिए हमारी पूरी फैमिली तरसती है कि सर आप कब आए, मतलब सबकी ही मीटिंग सुनते हैं, आप हैं, उमर खान सर हैं, आप लोग की तारीफें ही मेरे घर में होती है सर। और मैं आपसे मैं तो खुद होल्ड करके रखा हूँ सर, 2 साल 3 साल 5 साल में ही हमारा पैसा देख के निकलता है सर। खुश हमको 2 साल की लाइफ। चलिए, मैं आपकी आवाज कट कर आई, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि जो भी आपकी विशेष हैं और जो भी आपके सपने हैं वो सब सच हों, और मेहनत करें डेडिकेशन के साथ, जैसे हम सब मेहनत करें। जो बंदे के बस के काम होते हैं वो एफर्ट करना होता है, कोशिश करना होता है, और जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली जो है वो मालिक के हाथ में होता है कि वो हमें कितना रिजल्ट देता है और कहां से देता है। तो राधेश्याम जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और मैं अभी चाहूंगा एक और किसी दोस्त को मौका दें, जो उनसे भी मैं एक सवाल पूछूंगा और उनको भी ये मैं जो है वो ऑप्शन दूंगा कि वो मेरे से सवाल पूछ लें। तो मैं रैंडमली किसी एक दोस्त से पूछना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल जो है वो साबिर खान जी हमारे साथ हैं। साबिर खान जी, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूं, और अगर आप अनम्यूट कर लेते हैं 5 सेकंड में, तो फिर हम आपको ये वाला ऑप्शन देंगे कि वेयर यू कैन आस्क द क्वेश्चन और आई कैन आस्क अ क्वेश्चन। और साबिर खान जी ने अनम्यूट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आई विल फाइंड समवन अदर। सेशन तो तकरीबन खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट टाइम, तो क्योंकि मैं 30 मिनट का सेशन नॉर्मली करता हूं और ये 5-7 मिनट पहले ही ज्यादा हो चुके हैं, और साबिर खान जी ने बहरहाल अनम्यूट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आई विल गो फॉर अनदर नेम। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन मंडल जी हैं। अर्जुन मंडल जी, आपको मैं अनम्यूट दे रहा हूं, आपको अगर आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को, अपने माइक पे क्लिक करेंगे तो आप बात कर सकेंगे। तो आपको अनम्यूट दिया है, अगर आप बात करना चाहें। जी, अर्जुन मंडल जी ने अनम्यूट कर लिया है। अर्जुन जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं भैया, ठीक हैं? ठीक है सर। जी, कहाँ से हैं अर्जुन जी? हम कटिहार से बोल रहे हैं सर, बिहार कटिहार से। बिहार कटिहार से, क्या बात है, अच्छा गए आप, ठीक है। तो आपसे अगर मैं पूछूं अर्जुन जी, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है? एज सर मेरा वही 40। नहीं, बताना नहीं चाह रहे आप, सही बताएं, अगर 42 भी है तो कोई मसला नहीं। हाँ वही सर 45 से है। अच्छा ठीक हो गया, चले। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे अर्जुन जी के अपनी लाइफ के लिए आपने कोई गोल सेट किया है, कोई ऐसा गोल रखा हो, लक्ष्य कि यार मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है? होते हैं सबके पास सपने, बड़े होते हैं, ड्रीम्स बड़े होते हैं, लेकिन गोल वो तब बनता है जब हम उसको पूरी तरह जहन में, अपने आप में, मतलब हमारे खून के साथ दौड़े, हमारी सोच, हमारी ख्वाहिश बिल्कुल हमारे धड़कन के साथ, हर धड़कन के साथ धड़के। तो ऐसा कोई गोल अपनी लाइफ में रखा है सर? जी सर, गोल तो है।
यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सर हम 2005 में आए थे। उस समय जो है अरे वाह। बंगाल का एक GTFS मतलब कि वो एक जी कहा जाए तो जीवन बीमा से रिलेटेड था वो, ओके हाँ स्टेट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस है जी वहां जी। पर हम तकरीबन जो है कि 7 वर्ष काम किए सर। जी और हमारा जो है 5,000 व्यक्ति का टीम था। और हमको जी। लगता है कि सर हम कटिहार से बिलोंग करते थे, लेकिन मेरा जो है टीम दिल्ली तक था। जबरदस्त। और मेरा उस समय भी सपना था कि हमको जो है कि कामयाब तो होना ही है, लेकिन हमारे माध्यम से जितना भी आदमी 5,000 जो आदमी था, हम बार बार कहते थे कि नई जमी नई आसमां पैदा कर, अपने अंदर विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, अपना तकदीर अपने हाथों से लिखा कर। क्या कहने आपके अर्जुन जी, छा गए आप, क्या बात है आपकी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आया देर से हूं। देर से इसलिए कहता हूं कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स और विजिट्स जी सर एक वो मैंने चीज हम मिस की है। कहना चाहेंगे प्लीज जी सर, हम एक चीज कहना चाहेंगे सर कि हम अगर करोड़पति का फौज तैयार करेंगे तो हम करोड़पति ऑटोमेटिक हम जो है कि अरबपति बन जाएंगे। अगर हम भिखारी का फौज तैयार करेंगे तो हम भिखारी का सरदार हो जाएंगे सर। क्या कह रहे हैं आपके, जबरदस्त, खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। सही है, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अर्जुन जी, आपका शुक्रिया। और आपको पूछना, मेरे से कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, ये आपको परमिशन है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई एम आल्सो अवेलेबल। सवाल तो सिर्फ यही है सर कि ये इनोवेशन फैक्ट्री है और यहाँ पर जो है कि नया नया इनोवेशन हो रहा है। हम 26/12/2021 को ज्वाइन किए थे। उसमें बिलब का जो है BFIC का रेट था 450 रुपया। ठीक। और हमको लगता है कि हम इसमें लमसम जो है कि 150 एक आईडी में 150 BFIC लगाए थे, एक आईडी में था मेरा 37 जी। और यहाँ से हम अच्छा खासा पैसा कमाए भी। और आज जो है कि हमारा जो है कि एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का जो है वो अभी मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो है वो अभी जो है कि चेन्नई में वो पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। और वो उससे जो बड़ा है एक लड़की है जो कि BSc एग्रीकल्चर का तैयारी कर रहा है सर, वो भी है मतलब अयोध्या में जी। ठीक है, सही। और वो इसी का देन है सर, इनोवेशन फैक्ट्री का देन है जो कि हम इतना बड़ा स्टेप ले सके। सही ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन मंडल जी। और उम्मीद है कि फिर दोबारा भी बात हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि मैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिले से आया, यानी एक ऐसा टाइम जिस टाइम के ऊपर एक पूरी तरह से भरपूर तरीके से लोग BFIC नेटवर्क के अंदर सक्सेस ले रहे थे, कमा रहे थे, एक दूसरे से मेल मुलाकात कर रहे थे। और मेरे आने का टाइम वो था कि जिस टाइम पे चैलेंजेस शुरू हो चुके हुए थे कंपनी के लिए, कंपनी के हवाले से। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सका। लेकिन इस इंटरेक्शन के बावजूद, कम इंटरेक्शन के बावजूद, जब मैं अर्जुन मंडल जैसे दोस्तों से बात करता हूं तो मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूं कि इस कंपनी की गुड लक में ये चीज शामिल है कि देयर आर सो मच टैलेंटेड पीपल। मैं इनसे पहली बार इनका नाम भी सुना है एक्चुअली, और पहली बार इनसे बात की है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इतने टैलेंटेड लोग इस कंपनी के साथ काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैड लक होगी, ये सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती होगी, हर एक की, कंपनी की भी बदकिस्मती होगी अगर सक्सेस जो है ओवरऑल इस कंपनी को ना मिल पाए। इतने टैलेंटेड लोगों के बावजूद, इतने डेडिकेटेड लोगों के बावजूद, इतने लॉयल लोगों के बावजूद अगर कामयाबी ना मिल पाए तो बहुत ही दुख और अफसोस की बात होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। हम सबकी एफर्ट्स, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, दुआएं इसके साथ हैं। तो इस कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट मैं समझता हूं सक्सेसफुल होंगे। इट मे टेक टाइम, वो तमाम एसेट्स कामयाब होंगे। अगर चाहे BFIC की चेन पे नहीं रहा BLove, लेकिन वो एक अलग से क्वाइन बनने के लिए जा रहा है। कल हमने उस पर बात भी की थी कि उसकी जो ये वाली जो टेक्निकल यूजेबिलिटी है, एक